नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल को प्रमोट किया और मैंने जहाँ तक कोशिश की थी कि आपके लिए यूज़फुल जो वीडियोस मैं बना सकूं, उसके बिहाफ पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। और आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड मैं दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल को एक्टिवेट कर पा रहा हूँ। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हमारे रूटीन हम सर्विस करवाते हैं, डीलरशिप पे करवाते हैं या वर्कशॉप पे करवाते हैं, या हम खुद भी टेक्नीशियन हैं तो खुद भी हम जो सर्विस करते हैं गाड़ी के, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हम जो रूटीन सर्विस करवाते हैं, जो भी सर्विस इंटरवल होता है, जो भी कंपनी की तरफ से शेड्यूल दिया जाता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी सर्विस बुक होती है उसके अंदर वो शेड्यूल मेंशन होता है। उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी होती है जो गाड़ी के लिए रिक्वायर्ड है, उनको चेंज करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी गाड़ी लें, सेकेंड हैंड लें या न्यू लें, तो आपको सर्विस शेड्यूल अपनी गाड़ी का भी पता होना चाहिए। हमारी गाड़ी एवरेज क्या दे रही है, पिकअप क्या दे रही है और क्या गाड़ी में प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको शेड्यूल भी पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ कि आप जब भी कभी सर्विस करवाएं गाड़ी की, या जो भी सर्विस एडवाइज़र आपको सजेस्ट करेगा कि ये भी चेंज होगा, वो भी चेंज होगा, तो आप खुद को भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो चीज़ मेरी चेंज हो रही है क्या वो इंटरवल के अकॉर्डिंग है, क्या वो शेड्यूल पे है। अगर शेड्यूल पे नहीं है तो वेस्ट ऑफ मनी हमारा जो है वो जा रहा है अपनी गाड़ी की सर्विसिंग में, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारी गाड़ी में डालने के लिए। तो मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो गाड़ी का जो शेड्यूल है उसके अंदर फर्स्ट फ्री सर्विस हम जब गाड़ी की करवाते हैं, तो मोस्टली सभी कंपनियों में अब क्या हुआ है कि जो फर्स्ट फ्री सर्विस होती है गाड़ी की, तो उसके अंदर फर्स्ट फ्री सर्विस में सिर्फ चेकअप किया जाता है, जो कि 1000 पे भी होता है, कईयों में 1500 पे भी होता है, 2000 पे भी होता है। तो मैं एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूँ कि फ़र्स्ट फ्री सर्विस जो हुंडई में होती है उसके अंदर जो होता है फर्स्ट फ्री चेकअप होता है। चेकअप के अंदर भी आपको शेड्यूल के साथ ही एक चेकलिस्ट दी जाती है, क्या क्या चेक पॉइंट्स हमारे चेक होने चाहिए, वो बेसिक चीज़ें चेक होनी चाहिए और इंश्योर होना चाहिए कि सारी चीज़ें ओके हों। दूसरा जो सर्विस होती है गाड़ी की, जो इंजन ऑयल फ़िल्टर चेंज होता है, उस पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेकंड सर्विस है गाड़ी की, जो हुंडई का शेड्यूल है उसमें 10,000 किलोमीटर या 1 ईयर, ये एक एवरेज शेड्यूल अभी कंपनी में चल रहा है। तो उसके बिहाफ पे अगर इंजन ऑयल गाड़ी का आप चेंज करवा रहे हैं, आपकी गाड़ी 8,000 चली है, 9,000 चली है, तो आपको लग रहा है कि मुझे गाड़ी की सर्विस करवानी चाहिए, या आपको कंपनी से भी कॉल आ जाता है कि ये आपकी गाड़ी की सर्विस आप करवा लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम कंपनी की एक सिंगल कॉल पे भी गाड़ी की सर्विस करवाने चले जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि इंजन ऑयल चेंज होगा या कोई जनरल चेकअप हो रहा है गाड़ी का, या कंपनी में कैंपेन लगा हुआ कुछ भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी जब हमें बुला रही है वो किस लिए बुला रही है। एक तो आप खुद क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि गाड़ी की कौन सी सर्विस है, तो आपको खुद ही वो बता देंगे। लेकिन मेक श्योर ये कीजिए कि जो इंटरवल है वो 10,000 का भी है, क्योंकि उनके पास जो डाटा होता है वो आपके किलोमीटर के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो डेट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग आपको कॉल करते हैं। गाड़ी को 1 साल हो गया तो आपको कॉल आ जाएगी, या 8 महीने 9 महीने है तो वो डाटा अपने आप जनरेट हो जाता है। तो इंजन ऑयल वो बेसिकली चेंज करते हैं गाड़ी का। इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर आपको जनरली बोलेंगे कि चेंज होगा। बट क्या होता है कि इंजन ऑयल भी आपका 10,000 अगर न्यू है या 1 ईयर न्यू है, तो आपको इंजन ऑयल चेंज करवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका। और ये दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस लेट भी कर रहे हैं, नई गाड़ी आपने ली है और आपकी गाड़ी 12-13 हज़ार किलोमीटर चल गई है, आप सोच रहे हैं अभी तो गाड़ी नई है, ऑयल क्या ख़राब होगा, तो आपको ये मैं बता दूं कि नई गाड़ी जो होती है, जब उसका इंजन न्यूली असेंबल्ड होता है, तो असेंबल्ड होने के बाद जितने भी उसके जो पार्ट्स होते हैं, इनसाइड जितने भी पार्ट्स हैं, पिस्टन रिंग्स हैं, स्लीव वगैरह हैं, या अपना बिगन बेयरिंग्स वगैरह हैं, पिस्टन है, मूवमेंट है, क्रैंक है, कॉन रोड बेयरिंग्स हैं, जितने भी इंटरनल पार्ट होते हैं इंजन के जो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, मीन्स जो रोटेट कर रहे हैं, रोटरी मोशन भी है, टू एंड फ्रो मोशन भी है। तो टियर एंड वियर वाले जो पार्ट होता है हमारा, उससे उसके अंदर जो है फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फिर फ्रिक्शन क्रिएट होने से टियर एंड वियर बनती है, और जो भी टियर एंड वियर जो है एक एमरी के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। फिर वो एमरी इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो जाती है, क्योंकि इंजन ऑयल जो है हमारी सारी गैलरी में सारे पार्ट के अंदर मूव करता है, और वो जितना भी एरिया होता है कवर्ड करके
वो एमरी को अपने अंदर वो कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। तो अगर हम टाइम से सर्विस नहीं करवाते हैं तो वो एमरी कॉन्टीन्यूसली इंजन में रन करती रहती है। और एमरी का आप समझ सकते हैं जैसे हमारा रेगमार होता है, आपने देखा होगा एमरी पेपर होता है, उस टाइप का वो काम करेगी अगर हम गाड़ी की सर्विस टाइमली नहीं करवाएंगे तो। जिससे क्या है कि एक तो टीयर एंड वियर वाले पार्ट जो नॉर्मल वियर होने हैं वो एक्सेस वियर होंगे, 4 गुना वियर होंगे वो, जिससे कि इंजन के अंदर एक नॉकिंग क्रिएट हो जाती है धीरे धीरे। और एक जो इंजन है हमारा करीब 3 से 4 लाख चलने वाला है, वो 1 से 1.5 लाख के ऊपर जो है इंजन ओवरऑल मांग देता है। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर हमें इंजन ऑयल जो है टाइम से हमें चेंज कराना चाहिए। और इसमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि हम अलग ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करें अपने पैसे बचाने के लिए। दूसरा क्या है कि एयर फिल्टर के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा डीपली। ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, नेग्लिजेंसी करते हैं। हमारा जो एयर फिल्टर होता है गाड़ी का, ये पेपर एलिमेंट टाइप एयर फिल्टर है। ड्राई वेट भी होता है और ड्राई भी होता है। तो ये पेपर एलिमेंट टाइप एयर फिल्टर है ड्राई फॉर्म में। आप अभी देख रहे हैं कि ये एयर फिल्टर के 2 पार्ट है। ये वाला पार्ट तो जो है एयर फिल्टर का नीचे की तरफ रहता है और ये वाला ऊपर की तरफ रहता है। तो हमारे इंजन में फ्रेश हवा आती है। तो फ्रेश हवा आने के बाद सबसे पहले हवा यहाँ पे टच करती है, इस एरिया पर टच करने के बाद हवा फिल्टर होकर ऊपर आती है। ऊपर होने के बाद इंजन के में थ्रू होस पाइप और थ्रोटल बॉडी के थ्रू इंजन में चली जाती है। तो हमारा ये वाला जो पार्ट होता है ये मेन होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसके पास से हवा वापस आती है। ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं या टेक्नीशियंस भी एयर फिल्टर को क्लीन करके यूज़ करते रहते हैं। जनरली उनको चेंज नहीं करते, क्लीन करके लगा देते। तो अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कभी भी एयर फिल्टर को आपको जनरली चेक अगर करना है, एक देसी जो तरीका है, तो आपको क्या करना है कि एयर फिल्टर को आप अपनी आंखों पे लगा के, और अगर सूरज की रोशनी की तरफ देखते हैं तो आपको अगर जो लाइट है, सनलाइट जो है, वो अगर आपको डायरेक्ट शो हो रही है, डायरेक्ट अगर आपको सनलाइट अगर इसके अंदर से दिख रही है, तो मीन्स कि आपका एयर फिल्टर ख़त्म हो चुका है। जैसे कि आप अगर बार बार एयर फिल्टर को क्लीन करके अगर लगवाते हैं, मैं उस सिचुएशन में बता रहा हूँ आपको। जनरली आपको हर सर्विस के इंटरवल पे जो आपका शेड्यूल बोलता है, आपको एयर फिल्टर चेंज कराना चाहिए, क्योंकि ये एक इंजन का सांस लेने का जरिया है। अगर सांस लेने वाला एरिया ही अगर गंदा होगा तो इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, इसके अंदर पोर्स होते हैं। अगर वो खुल जाएंगे बार बार हवा मारने से, तो क्या है कि इस एयर फिल्टर को लगाने और ना लगाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी हवा डायरेक्टली इंजन के अंदर गो थ्रू हो जाएगी, और ये वाला जो है पार्ट आपको कॉस्ट आपकी बढ़ा देगा। और इंजन के अंदर जो है वही, जैसे कि टीयर एंड वियर वाला जो पार्ट है वो इंजन के ऑयल के साथ मिक्स होकर एमरी का काम कर रहा था, वैसे ही डस्ट भी अगर इंजन के अंदर एंटर करेगी तो वो एक डस्ट का काम करेगी, और वो भी एक एमरी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि टीयर एंड वियर और भी बढ़ जाएगा। तो ये एक पार्ट था एयर फिल्टर का। सेम ऑयल फिल्टर का भी है, जब भी आप गाड़ी की सर्विस करवाएं साथ ही इंजन ऑयल के साथ ही ऑयल फिल्टर भी चेंज करवाएं। आप ये इंश्योर करें कि टेक्नीशियन उसको हवा मार के ना लगाए, उसको प्रॉपरली रिप्लेस करे और जेन्युइन ऑयल फिल्टर यूज़ करे। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली जो 3 सर्विस होती हैं गाड़ी की, वो आपको एवरी इंटरवल पे आपको करवानी चाहिए। आपको कभी भी गाड़ी की सर्विस मिस नहीं करनी चाहिए, जिससे कि गाड़ी की सर्विस रिकॉर्ड पे इफेक्ट पड़ता है, गाड़ी की वारंटी और गारंटी पे भी जो है वो फ़र्क करता है। चौथा मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा जो एडिटिव्स होते हैं, जैसे आप गाड़ी डीलरशिप पे सर्विस करवाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर ऑयल एडिटिव, फ्यूल एडिटिव्स, कार लुब्रिकेशन, एवरेज बढ़ाने का, पिकअप बढ़ाने का, ये सब जो आपको एनकरेज करेंगे कि आप ये गाड़ी में आप यूज़ कीजिए, जिससे कि आपकी गाड़ी और अच्छी चलेगी। कभी आपको वो कहेंगे कि इंजन के अंदर एक जो ऑयल
के साथ एक मिक्स करके वो एडिटिव डालते हैं जिससे कि कार्बन रिमूव हो जाता है। वो कुछ भी नहीं होता, सिंपल एक, क्योंकि मेरा जो चीज़ वो इंजन ऑयल के अंदर मिक्स करते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, मैं आपको ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है, वो जो लुब्रिकेशन जो यूज़ करके आपके ऑयल में मिक्स करता है वो ऑलरेडी ही कंपनी उसके अंदर डिटर्जेंट वाला जो एक एरिया होता है, अगर आप लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो डिटर्जेंट वाली जो एक प्रॉपर्टी होती है वो ऑलरेडी इंजन ऑयल के अंदर प्रेजेंट होती है। आपको उसको इंजन ऑयल के अंदर एडिटिव को कभी भी डलवाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक इंजन के अंदर एक्स्ट्रा एक्सेस टियर एंड वियर को करता है। आप समझ रहे हैं ना, जैसे मैं रेगमार का आपको एग्जांपल दे रहा था, वैसे ही ये और एक्सेस आपका टियर एंड वियर वाले पार्ट को एक्सेस कर देगा। मैं टियर एंड वियर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इंजन के अंदर बिगन बेरिंग, पिस्टन रिंग्स, हेड गैस्केट और हमारी गज़न पिन, ये कुछ 5-7 चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंजन के अंदर नॉकिंग क्रिएट करती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड इन्हीं के ऊपर होता है। इंजन जब रन करता है, मूव करता है, तो इन्हीं के ऊपर ही सारी चीज़ें टिकी होती हैं, चाहे वो क्रैंक है, चाहे कैमशाफ्ट है, चाहे पिस्टन है। ये अगर वीक होती हैं तो आपका इंजन वीक होता है। इंजन वीक होगा तो आपका इंजन जो है जल्दी से ओवरऑलिंग मांग लेगा। नेक्स्ट एक एरिया है टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादातर कंपनियों में यही होता है कि गाड़ी की टेफ्लॉन कोटिंग आप करवाइए। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप मत करवाइए, बट मेरा एक व्यू है, टेफ्लॉन कोटिंग जो एक होती है वो गाड़ी की पेंट के ऊपर हम करते हैं, एक पॉलिशिंग करते हैं। जनरली ये आपको बोलेंगे कि सर एक प्लास्टिक कोटिंग चढ़ जाती है, सर एक पॉलिश हम लगाते हैं, सर उसको 3 बार में लगाते हैं, आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। ठीक है, वो एक एरिया हो सकता है कि हम इसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं जिससे कि वो स्क्रैचेस जो होते हैं हल्के फुल्के, वो स्क्रैचेस ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई हार्ड मटेरियल, कोई आयरन का कोई टुकड़ा अगर गाड़ी के ऊपर मारेंगे तो आपका स्क्रैच नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जनरली जैसे हम गाड़ी पेड़ के नीचे अगर हम खड़ी कर देते हैं तो जो पानी गिरता रहता है गाड़ी के ऊपर, तो वो जो एक येलोइश क्रिएट हो जाता है वाइट पेंट पे, आपने देखा होगा, तो उस येलोइश फॉर्म को ना क्रिएट होने से सिर्फ टेफ्लॉन बचाता है और कुछ भी नहीं करता। आप ये सोचेंगे कि स्क्रैचेस नहीं लगते, कुछ नहीं लगता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ येलोइश पेंट जो आपका जाके गाड़ी का 5 साल में होना है, 6 साल में होना है, वो आपका जो है 7 साल में, 8 साल में होगा, बस इतना ही होता है। तो टेफ्लॉन कोटिंग कितनी इफेक्टिवनेस है ये आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप टेफ्लॉन कोटिंग करवाते भी हैं तो आप ये इंश्योर करें कि वो साल में जब भी वो टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं तो हर कंपनी एक ऑफ़र देती है कि एवरी सर्विस पे वो चेक करती है टेफ्लॉन कोटिंग, और चेक करने के बाद उसको दोबारा से किया जाता है कोट। तो वो 3 बार कोटिंग होती है टेफ्लॉन की साल में, ऐसा नहीं है कि वन टाइम हो गया, आपने पे कर दिया, जस्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है एंटी रस्ट। एंटी रस्ट को मैं कहूँगा कि ये बेस्ट है, सबसे अच्छी चीज़ है कि एंटी रस्ट। गाड़ी के अंदर रस्टिंग जो प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको रस्टिंग के लिए एंटी रस्ट करवाना चाहिए, और ये आप करवाएं जब भी गाड़ी आप नई लें उसी टाइम करवाएं। अगर आप गाड़ी पुरानी हो जाती है, साल भर हो गया, उसके बाद करवाते हैं, तो मैं नहीं मानता कि इतना बेनिफिट आपको मिलेगा जो नई गाड़ी पे मिलना था आपको। इमीडिएट अगर आप उसको करवा लें वो बेस्ट है। इसके ऊपर भी सेम वही चीज़ अप्लाई होती है कि एवरी सर्विस पे आपको गाड़ी ऊपर उठवाते हैं, जब टेक्नीशियन करता है तो आप एक बार सिंगल टॉर्च मार के भी देख सकते हैं कि कहीं से वो एंटी रस्ट की कोटिंग रिमूव तो नहीं हो गई है। अगर रिमूव हो गई है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करके देंगे वो, ये उसकी गारंटी के अंदर एक जो है पार्ट है। ये एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक पैड, गाड़ी के जो ब्रेक पैड होते हैं, ब्रेक पैड में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। जनरली जो गाड़ी की ब्रेक पैड का टियर एंड वियर वाला और एक जो ब्रेक पैड वियर होने का जो शेड्यूल होता है वो होता है एवरी 30 से 35 तक। मैंने देखा है कि गाड़ी का ब्रेक पैड जो है वो टियर एंड वियर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी गाड़ी के ब्रेक पैड टियर वियर होते हैं आपके, वो तो आपने चेंज ही करने हैं, लेकिन एक उसके अंदर साइंटिफिकली कह रहा हूँ, टेक्निकली एक उसमें डायमेंशन होती है कि वो मेज़र करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि जब भी सर्विस होती है गाड़ी की, टेक्नीशियन टायर को रिमूव करता है, ब्रेक पैड्स को खोलता है और उनको एमरी पेपर से साफ़ करके लगाता है।
साथ ही आपने ये इंश्योर करना है कि ब्रेक पैड जो है, एक पार्ट ब्रेक पैड का इधर होता है और दूसरा हिस्सा अंदर की तरफ होता है, तो अंदर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर, ऐसा करवाना है आपको सेम चारों टायर में। अगर पीछे भी ब्रेक डिस्क है तो शू है तो नहीं करवाना, डिस्क के केस में आपको करवाना है, क्योंकि डिस्क के केस में क्या होता है कि फोर्स अंदर की तरफ ज़्यादा यूज़ होती है, बाहर की तरफ कम यूज़ होती है। तो ब्रेक पैड आपके अंदर वाले ज़्यादा खींचते हैं, बाहर वाले कम खींचते हैं, या कई बार अंदर वाले ज़्यादा खींचते हैं, बाहर वाले नहीं खींचते। तो आप अगर इनको इंटरचेंज करवा लेंगे अभी 10,000 पे, तो आपके ब्रेक पैड जो 30 पे चेंज होने हैं वो 40 to 45 तक चलेंगे। तो ये एक छोटी सी मेरी तरफ से आपको सजेशन थी कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपनी गाड़ी की सर्विस शेड्यूल को, और फालतू की चीज़ों से बचने के लिए जो कंपनी और डीलरशिप आपको एनकरेज करती है, आपको गाइड करती है, लेकिन हम उनकी बातों में आके मिसगाइड हो जाते हैं। एक इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो परफ्यूम हम यूज़ करते हैं गाड़ी का, हम कभी आपने देखा होगा वेंट के ऊपर परफ्यूम लगा देते हैं यहाँ पे, और या फिर हम हैंग कर देते हैं, या फिर एक छोटी सी डिब्बी आती है वो उसको हम यहाँ रख देते हैं। वो कभी भी आपको मेरे हिसाब से नहीं करना है। क्या होता है कि उसके अंदर एक जो सॉल्यूशन होता है वो धीरे धीरे फ्यूम होता है, वो मतलब उड़ता है हवा में, और वो जितने भी आपके प्लास्टिक एरिया है वहाँ पे वो जमता है, एक मतलब स्टिकी सा बनता है। एसी का केस में क्या होता है कि जब आप गाड़ी का ब्लोअर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो एयर जो है रोटेट होती है वो, तो हवा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हवा क्या करती है कि उस अगर हवा के अंदर परफ्यूम अगर आपका मिक्स होगा रेगुलरली, एक परफ्यूम की डिब्बी अगर आपने 1 साल चलाई, तो उसका 60% से लेकर 65% तक का जो परफ्यूम का जो पार्ट है, या उसकी जो स्टिकीनेस है, या उसका ऑयली वाला जो ये है, वो आपकी कूलिंग कॉइल के ऊपर जमा हो जाता है जाके, क्योंकि सक करता है, ब्लोअर वाला जो एरिया है वो सक करता है हवा को, और फिर उसको फोर्सिबली उसको जो है पुश करता है। तो परफ्यूम हमें यूज़ नहीं करना है। हाँ, आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आप जो एयर फ्रेशनर वगैरह हैं, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में आप एक बार मार लीजिए, या गाड़ी को जब भी आप क्लीन करते हैं तो अंदर से भी आप क्लीन कीजिए, कॉलिन से क्लीन कीजिए, या कोई भी सोल्यूशन है एंटी बैक्टीरियल है, या जो एंटी अपना हमारी जो भी कोरोना केस में यूज़ हो रही है हमारे, उसका आप यूज़ कीजिए, और उसके बाद जो है आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी, स्मेल वाली भी, प्लस आपकी कूलिंग कॉइल भी सेफ रहेगी। क्योंकि कूलिंग कॉइल अगर चौक होगी तो उसके अंदर जो है हवा क्रॉस नहीं हो पाएगी, हवा क्रॉस नहीं होगी तो कूलिंग कॉइल जो है हवा को ठंडा नहीं करेगी, हवा ठंडी नहीं होगी तो आपको कूलिंग कम फील होगी गाड़ी में। यही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है 2-3 साल के बाद कि आपकी हवा के फ्लो कम आ रहा है, आपको एसी सर्विस करवाना है। एसी सर्विस के अंदर यही पार्ट होता है कि कूलिंग कॉइल जो होती है उसको साफ किया जाता है बस, और कुछ भी नहीं होता। उसको निकाल के उसको हवा मारी जाती है, इसको सोल्यूशन से साफ करके लगा दिया जाता है। ज़्यादा अगर आपके उसके ऊपर जम गया मटेरियल तो वो चेंज ही होती है, आपकी वो साफ़ नहीं होती। लास्ट में आपको बताऊंगा 5S टायर रोटेशन या 4S भी। जनरली आपको जब भी गाड़ी सर्विस करवाएं तो 4S टायर रोटेशन ज़रूर करवाएं। 4S मीन्स कि 4 टायर अगर गाड़ी के हैं, मतलब वो तो है ही है 4 टायर, चारों टायर आपने गाड़ी के क्या करना है कि फ्रंट वाले दोनों और पीछे वाले दोनों आपको क्रॉस 4S रोटेशन करवानी है। फ्रंट वाला पीछे राइट लेफ्ट में, और इधर वाला पीछे राइट में, इधर वाला पीछे लेफ्ट में, इधर वाला पीछे राइट में, और इधर वाला फ्रंट राइट में, और ये वाला फ्रंट लेफ्ट में। इससे क्या होगा कि टायर की जो टियर एंड वियर है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होगी, टायर इक्वली वियर होगा, और इक्वली वियर होगा तो आपके टायर जो 60,000 50-60,000 चलने हैं वो 80-90,000 तक आराम से चलेंगे, अगर आप गाड़ी का अलाइनमेंट टाइमली करवाते हैं और हवा की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल रखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो आज का जो डिस्कशन का पॉइंट था वो टियर एंड वियर पे था।
टीयर एंड वियर एक ऐसी चीज़ है जो घिसती है, जिसके लिए हम पैसा देते हैं, फिर वो घिसती है, फिर उसके लिए हम पैसा देते हैं। तो ये जो बार बार घिसने वाली चीज़ें हैं, यही आपकी सर्विस कॉस्ट को बढ़ाती हैं, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी सर्विस कॉस्ट गाड़ी में बढ़ाती है। कभी आपने सुना है कि गाड़ी का स्टीयरिंग चेंज हुआ है, या गियर लीवर चेंज हुआ है, या गाड़ी की सीट चेंज हो रही है? तो ये सब चीज़ें हैं गाड़ी की कॉस्ट को बचाएगी, आपके पैसे को बचाएगी। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम स्पेंड करने के लिए। और वंस अगेन मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा आप सभी को कि डे बाय डे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, और जो भी मेरी वीडियोस बनी हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ होगा, और मैंने फ़ायदा देने की पूरी कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ कि टेक्नीशियंस जो हैं हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के, उनको भी बेनिफिट हो, उनकी तरफ भी कस्टमर अट्रैक्ट हों, उनको भी जो है कस्टमर से व्यूज़ मिलें, क्योंकि कस्टमर खुद ही एक ऐसी चीज़ होती है जो टेक्नीशियन को 60% 70% चीज़ें बताते हैं, जिससे कि टेक्नीशियन उसको समझ पाता है और फिर उस चीज़ को कर पाता है। तो दोनों की एजुकेशन ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और वंस अगेन थैंक यू। और